अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जी बिल्कुल, ये वाला लेक्चर लास्ट लेक्चर होने वाला है ऑन दिस चैनल। लेकिन खफा होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आई एम एक्चुअली मेकिंग अ सेकंड चैनल बाय द नेम ऑफ हयांस क्लासरूम। तो आज के बाद से जितने भी लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड करूँगा दैट वुड बी अपलोडेड देयर एंड नॉट हेयर। और उसकी वजह यह है बिकॉज दिस चैनल आई एम स्पेसिफाइंग दिस जस्ट फॉर द एमडीकेट गाइडेंस वीडियोज़ एंड इसके अलावा मेडिकल स्टफ एंड यू वुड बी एबल टू वॉच माई लाइफ। यहाँ पर वंस अ वीक वीडियो ही अपलोड होगी एंड दैट वुड बी अ हाईली क्वालिटी वीडियो। सो आई एम फोकसिंग ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑन दिस चैनल। एंड जो लेक्चर्स वाला चैनल है, चूँकि वहाँ पर लेक्चर्स में क्वांटिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, सो आई वुड कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी देयर, नॉट अकेडेमिकली बट विजुअली, क्योंकि जब आप लोग देख रहे होते हैं यू कांट सी माई फेस देयर एंड आई एम जस्ट राइटिंग। एंड वो ज़्यादातर रॉ वीडियोज़ होती हैं जो मैं वहाँ पर अपलोड करता हूँ। बट ऑन दिस चैनल देयर इज़ अ प्रॉपर स्क्रिप्ट फॉर द वीडियो, देयर इज़ प्रॉपर रिसर्च फॉर द वीडियो एंड देयर इज़ प्रॉपर लाइटिंग एंड कैमरा डायरेक्शन फॉर दिस टाइप ऑफ कॉन्टेंट। तो वो मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। सो चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड जो आई बटन यहाँ पर आ रही होगी, चैनल का लिंक यहाँ पर भी आया होगा। हयांस क्लासरूम चैनल का नाम है, आप सब जाएं उसको सब्सक्राइब करें इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन जस्ट लेक्चर, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द टाइप ऑफ कंटेंट आई यूज टू शेयर हेयर ऑन दिस चैनल, यानी एमडीकेट की गाइडेंस वीडियोस होगी एंड जस्ट माई लाइफ, आई वुड बी शेयरिंग विद यू माई लाइफ ओके हेयर ऑन दिस चैनल। सो अगर आपको वो चीज़ पसंद है, यू स्टे हेयर। इफ़ यू जस्ट वांट लेक्चर्स देन यू कैन गो टू दैट चैनल एंड वहाँ पर मैं इंशाल्लाह रेगुलर लेक्चर्स अपलोड करूँगा। आज का हमारा टॉपिक कोलिजन है, सो लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन। अच्छा, सो लेक्चर नंबर 6 में हमारा टॉपिक तो कोलिजन का है, बट एक रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत थी। लेक्चर नंबर 5 में आई रोट डाउन अ सेंटेंस दैट लीनियर मोमेंटम इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी। तो इसकी जो रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है, असल में लीनियर मोमेंटम इज़ नॉट द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट से निकलने वाला जो रिजल्टेंट होता है दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पर it is a vector, so it is not a dot product, it is neither a vector product, it is just a multiplication of a scalar quantity mass with a vector quantity velocity. So इस चीज़ की रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत थी। इफ़ यू नोटिस एनी मिस्टेक्स इन माई लेक्चर तो प्लीज़ आप जो है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उनको पॉइंट आउट कीजिए, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो बताता चलूँगा कि ये मेरी गलती थी और इसको आपने यहाँ से रेक्टिफाई करना है। वो इसलिए आती हैं क्योंकि ये वाले जो टॉपिक्स हैं तो ये हम 4-5 महीने पहले पढ़ चुके हैं और नाउ अडेज वी आर स्टडिंग और ऑन मेडिकल बुक्स। सो ये चीज़ें इन द बैक ऑफ द माइंड कुछ चीज़ें स्लिप हो जाती हैं, मैं भी इंसान हूँ तो गलतियाँ हो जाती हैं। सो काइंडली रेक्टिफाई मी इन द कमेंट सेक्शन, और इसको फिर मैं वहाँ पर ख़ुद कमेंट करके पिन भी कर दिया करूँगा। सो इफ़ यू आर वाचिंग न्यू लेक्चर्स तो काइंडली कमेंट सेक्शन ज़रूर देखिएगा। इफ़ देयर इज़ माई पिन कमेंट तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है मुझसे लेक्चर में, सो उसको रेक्टिफाई कर दीजिएगा। और अगर आप कुछ कोई मिस्टेक नोटिस करते हैं सो कमेंट सेक्शन में भी मुझे नोटिफाई कर दीजिएगा। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर टॉपिक ऑफ लेक्चर नंबर 6 विच इज़, टॉपिक हम लिख देते हैं दैट इज़ अ स्मॉल टॉपिक एंड इट इज़ कॉल्ड कोलिजन। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कोलिजन। आई होप स्पेलिंग मैंने राइट लिखी है। कोलिजन अगर तो हम आसान अल्फाजों में समझना चाहें तो एक बॉडी और दूसरी बॉडी एक दूसरे के नज़दीक आती है, आइदर दे फिजिकली कॉन्टैक्ट विद ईच अदर या दे इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू फील्ड्स। दिस फिनोमिना इज एक्चुअली कॉल्ड कोलिजन। तो डिफिनीशंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपकी बुक में कहा गया है कि व्हेन टू बॉडीज़ come near to each other such that they interact with each other either physically or through fields, यानी फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर लगाती हैं, तो ये इस फिनोमिना को हम कोलिजन कहते हैं। कोलिजन हमारे पास फिजिकल भी हो सकता है, यानी दो बॉडीज़ फिजिकली एक दूसरे से टकरा जाती हैं और इनसे एक साउंड प्रोड्यूस होता है, इसको भी हम कोलिजन कहते हैं। या साउंड प्रोड्यूस ना भी हो तब भी अगर वो फिजिकली कांटेक्ट में आ रही हैं दैट इज़ अ कोलिजन बिटवीन दीज बॉडीज़। एंड या फिर जो है तो वो नॉन फिजिकल हो सकता है, यानी एक प्रोटॉन है आपके पास, या लेट से हम कह देते हैं दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉन, और दूसरी तरफ आपने लिया है एक न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस ऑफ अ सेल मैं सॉरी कह रहा हूँ, दिस इज़ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ओके, आजकल हम बायो ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस ऑफ अ सेल ही मुंह से निकल रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस न्यूक्लियस के फील्ड के अंदर आएगा, देयर इज़ अ फील्ड, अ पॉजिटिव फील्ड ऑफ दिस न्यूक्लियस, ये जब इस फील्ड के अंदर आएगा, दिस इज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड दिस न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज।
ये तो खैर इसके अंदर घुस जाएगा, इसको आप ऐसा करें, इसको आप प्रोटॉन ले लें, सॉरी इसको आपने प्रोटॉन लेना है। यहाँ पर रिपल्जन होगी इन दोनों के दरमियान। सो व्हाट विल हैपन कि ये जब प्रोटॉन आएगा ये डिविएट होगा अपने पाथ से, तो अब इन दोनों के दरमियान फिजिकल कांटेक्ट तो नहीं आएगा, बट इन दोनों ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया है, इसको भी हम कोलिजन कहते हैं। सो दैट इज एक्चुअली कोलिजन, और ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, दिस इज अ प्रोटॉन। ओके, काइंडली इसको भी रेक्टिफाई कर दीजिएगा। सो नाउ वी आर स्टडीइंग कोलिजन। अब कोलिजन में हमारे पास दो टाइप्स ऑफ कोलिजन है। फर्स्ट, किधर गया, अच्छा, फर्स्ट यू हैव एन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक collision, and then on the other hand you have an inelastic collision, inelastic collision। ये MCQ इसके कुछ पॉइंट्स हैं तो वो आप लोग नोट डाउन कर दीजिएगा। इलास्टिक कोलिजन एंड देयर इज नॉन इलास्टिक कोलिजन। डिफाइन आप लोगों की बुक्स में इस तरह किया गया है कि इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल KE इज व्हाट इज कंजर्व्ड, जबकि यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड। सही है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास दो बॉडीज अगर तो कोलाइड कर रही हैं, यू हैव दीज टू बॉडीज, और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, एंड इन द नेक्स्ट फ्रेम दे कोलाइड विद ईच अदर। तो यहाँ पर होता इस तरह है कि इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफ़र हो जाती है और इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफ़र हो जाती है। सो व्हाट हैपेंस इज कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर देते हैं। कोलिजन के बाद दे हिट ईच अदर एंड देन दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। अगर तो इन दोनों का मास सेम है सो दे मूव विद द सेम वेलोसिटी जिसके साथ ये आए थे। सही है। तो यहाँ पर आपको नो साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस कोलिजन, नो साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो इसके पास चली गई और जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो इसके पास चली गई है। तो हम अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी कहें तो दैट इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब ये है कि आपके पास जो ये फिगर है ना, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वो असल में ज़ीरो है। यानी द काइनेटिक एनर्जी, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन is equal to the total kinetic energy of the system after the collision. So there is no loss of kinetic energy। लेकिन जब आप इन इलास्टिक कोलिजन की तरफ देखते हैं तो आपके पास असल में टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता, और उसका मतलब ये होता है कि द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट ज़ीरो, इज नॉट ज़ीरो। और उसकी वजह यह है कि द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, बिफोर collision is actually not equal to the total kinetic energy after collision। तो मैं अगर TKE after collision, and that is due to कि जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं रियल लाइफ सिचुएशंस में, सो इनमें कोलिजन के वक्त हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एंड यू ऑल्सो हेयर अ साउंड, एक पटाख की आवाज़ आती है। दैट पटाख की आवाज़ इज एक्चुअली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज बॉल्स चेंजिंग टू द साउंड एनर्जी एंड टू द हीट एनर्जी। वो जगह हीटेड हो जाती है। सो अगर तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज 50 जाउल्स, लेट्स सपोज, तो जब ये दोनों कोलाइड करेंगे सो इसमें सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी विल बी लॉस्ट एज साउंड एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लॉस्ट एज हीट। तो आफ्टर कोलिजन इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम 50 नहीं होगा, दैट वुड बी एक्चुअली 30 जूल हो सकता है, 40 जूल हो सकता है, डिपेंड्स। ओके, so this is actually the primary difference between elastic collision and inelastic collision, that the kinetic energy is in one, the kinetic energy is conserved and in the other kinetic energy is not conserved। अब मोमेंटम के ऊपर बात करते हैं। सो मोमेंटम, अब ये चीज़ें इन दोनों में कॉमन है। सो मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन बोथ केसेस, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। और मोमेंटम के कंजर्वेशन के ऊपर से क्या मुराद बनता है, इसके लिए आप जो है तो वो पिछला लेक्चर देखेंगे, क्योंकि उसमें मैंने मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम की बात की है। एंड
टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो कंजर्व्ड। ओके, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोटल एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। यहाँ पर हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे दैट वाज द काइनेटिक एनर्जी, कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। बट अगर हम टोटल एनर्जी ले लें तो दैट इज़ कंजर्व्ड इन बोथ केसेस। टोटल एनर्जी से मुराद होगा कि आपने यहाँ पर इस साइड पे तो सिर्फ आपके पास काइनेटिक एनर्जी थी बिफोर कोलिजन, लेकिन दूसरी साइड पर आफ्टर द कोलिजन आपके पास साउंड एनर्जी भी है, हीट एनर्जी भी है, एंड यू हैव 30 जाउल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो इन सारों का सम फिर 50 जाउल आएगा। लेट्स से अगर 10 जाउल्स आपके पास साउंड एनर्जी है, 10 जाउल्स आपके पास हीट एनर्जी है, प्लस 30 जाउल्स की आपकी काइनेटिक एनर्जी है, सो कलेक्टिवली दैट इज 50 जाउल। सो टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, ओके, और इट इज कंजर्व्ड। दिस इज द प्राइमरी, ये तीन बातें हैं कि जिनमें आपसे MCQ पूछा जा सकता है। नाउ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक हेयर इज दैट वी विल बी डिस्कसिंग सम इक्वेशंस जिसके ऊपर आपके MCQs आगे सॉल्व होंगे। सो वो टॉपिक इन्होंने दिया है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का क्या मतलब है, यानी एक लाइन अगर आप ले लें, तस्वर कर दें, दिस लाइन इज़ वन डायमेंशन। इस पे आप लेफ़्ट की तरफ मूवमेंट कर सकते हैं, आप राइट की तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ वन डायमेंशन। आप अगर तो इसमें ऊपर और नीचे वाला भी ले आएँ कि आप ऊपर भी मूवमेंट कर सकते हैं, नीचे भी मूवमेंट कर सकते हैं, देन दैट इज़ टू डायमेंशनल वर्ल्ड। और अगर आप इसमें जी एक्सिस पर भी ले आएँ कि आप बिहाइंड भी मोशन कर सकते हैं एंड फॉरवर्ड भी मोशन कर सकते हैं, देन दैट इज़ एक्चुअली द 3 डायमेंशन। ओके, सो आपकी बुक में बताया जा रहा है कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायरेक्शन का मतलब ये है कि बॉडीज़ जो कोलाइड कर रही होंगी दे विल ओनली बी एबल टू मूव लेफ्ट और दे विल ओनली बी एबल टू मूव राइट। ओके, तो एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक बॉडी है A and then you have another body of B. This is before collision. Before collision हम कह देते हैं लेट सपोज B बॉडी इज एट रेस्ट, इसकी वेलोसिटी v1 इज 0, बट बॉडी A इज इन मोशन एंड v इज इक्वल टू v1, इसका बराबर होगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसको हम v2 कर देते हैं। देन आफ्टर कोलिजन ये रेस्ट पर है और इन दोनों का मास जो है तो वो लेट से हम कह देते हैं कि सेम है। ओके, सो ये बॉडी इसके साथ जब टकराएगी आफ्टर कोलिजन, व्हाट विल हैपन कि इस बॉडी और इस बॉडी के दरमियान जब कोलिजन हो जाएगा तो ये अपनी तमाम की तमाम, ये इलास्टिक कोलिजन की हम बात करें, तमाम की तमाम काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देगा, या सिंपल अल्फाज में हम कहें कि तमाम का तमाम मोमेंटम इसको ये ट्रांसफ़र कर देगा, इट्स मोमेंटम। सो मासेस तो सेम है तो ये अपनी वेलोसिटी पूरी की पूरी इसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो आफ्टर द कोलिजन v1 जो है तो वो ज़ीरो हो जाएगा एंड v2 जो है जो कि बॉडी B का है दैट वुड बी एक्चुअली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और वो इस डायरेक्शन में मोशन करेगी एंड दिस वुड बी एट रेस्ट। तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ नोटिस की, बॉडी A आई, उसने अपनी वेलोसिटी इसके हवाले कर दी, सही है, और यहाँ पर ये ज़ीरो पे आ गया और ये जो है तो 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हम एक इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं दैट v1 प्लस v1 डैश, इसको अगर हम डैश कर दें, सही है, तो हमारे पास आसानी में दैट वुड बी ऑलवेज बी इक्वल टू v2 प्लस v2 डैश, यानी वेलोसिटी बॉडी A की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन का सम हमेशा आपको इक्वल आएगा बॉडी B की वेलोसिटी बिफोर एंड वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, और इसको हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 10 और यहाँ पर से हमारे पास आ जाता है 0, और पहले v2 हमारे पास 0 था एंड दैट इज़ 10, तो इसका सम आपके पास 10 के बराबर होगा। इसका अगर तो ये बॉडी ये चीज़ 0 पर ना हो तब भी इन दोनों का सम इक्वल होगा, क्योंकि जितनी वेलोसिटी A बॉडी लॉस करेगा उतनी ही वेलोसिटी B बॉडी गेन करेगा। ओके,
सो दीज थिंग्स आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। ए में जितनी डिक्रीज आएगी यहाँ पर उतनी बी में इंक्रीज आएगी। सो दोनों तरफ आप लोगों का जो सम है दैट वुड बी इक्वल। सही है। और यहाँ से हम रिलेटिव वेलोसिटीज़ को भी निकाल सकते हैं। एक सेंटेंस आप लोगों की बुक में शायद लिखा गया होगा, एंड दैट इज के द relative velocities before collision and after collision are equal but with opposite sign। अब इसका क्या मतलब बनता है? सबसे पहले तो आपने रिलेटिव वेलोसिटीज़ को समझना है। हम जब नॉर्मली एक बॉडी की वेलोसिटी देखते हैं तो हम रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट कर देते हैं 0 मीटर पर सेकंड। दिस इज़ आवर रेफरेंस पॉइंट। सही है। तो फिर हम इसकी वेलोसिटी को माइनस करते हैं फ्रॉम द ज़ीरो। सो इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड तो हम उसको माइनस कर देते हैं 0 से, बिकॉज 0 इज़ अ रेफरेंस पॉइंट। तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है 10 मीटर पर सेकंड। बट इफ वी आर एक्चुअली फाइंडिंग द रिलेटिव वेलोसिटी तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी में जो ऑब्जर्वर है, द ऑब्जर्वर इज एक्चुअली इन मोशन। सो अगर हम कहें दैट द ऑब्जर्वर इज ऑल्सो मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड, नाउ व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस वी? तो हम फिर 5 से इसको माइनस करेंगे तो वह हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी माइनस 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड को हमने रेफरेंस लिया है। सो दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है दैट बॉडी ए इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर दैट इज ऑल्सो मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकंड। इसका अगर आसान अल्फाज में हम बात करें तो हम एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी में दो वेलोसिटीज़ का अगर तो वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका डिफरेंस देखते हैं, एंड इफ दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फिर हम उनकी समेशन देखते हैं। ओके वो डिफरेंस अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेट्स से अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर खिचड़ी ज़रा बन रही है बट इस चीज़ को अपने लोगों ने एक दूसरे के साथ कंफ्यूज नहीं करना। रिलेटिव वेलोसिटी, this is a car moving with 10 meter per second, okay, 10 meter per, why is my pen not working here, 10 meter per second, sorry क्या हो रहा है, okay, 10 meter per second, there is a car 1 that is moving with 10 meter per second and you have a car 2 moving with 5 meter per second, और आपने 5 मीटर पर सेकंड को रेफरेंस पॉइंट ले लिया है तो फिर कार ए की जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट इज एक्चुअली 10 माइनस 5 एंड दैट वुड बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। यानी अगर हम इसमें ऑब्जर्वर को बिठा के चलें तो उस ऑब्जर्वर के मुताबिक ये वाली गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड से जा रही होगी, बिकॉज वो खुद 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी तो इससे हम माइनस करेंगे ना। वो अपनी वेलोसिटी को ज़ीरो समझ बैठा है, वो खुद कह रहा है कि मैं रेस्ट पे हूँ और ये गाड़ी मेरे सामने से गुजरी है with 5 meter per second, okay, but if these two cars are moving in opposite direction, कार A जो है तो वो इस डायरेक्शन में मोशन कर शो करती है और कार B जो है विच इज़ जिसमें ऑब्जर्वर आपका बैठा है वो इस डायरेक्शन में मोशन शो करता है। तो इसकी अपनी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी और इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी। इस ऑब्जर्वर को ये गाड़ी अगर तो ये खुद को रेस्ट पर समझ रहा है, ये गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से तेज़ ऑब्जर्व होगी, और वो इसलिए क्योंकि ये खुद 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। आपने मोटरवे पर अगर देखा हो तो आप जब एक रोड पर जा रहे हो और दूसरी गाड़ी दूसरे लेन पर आ रही हो तो वो गाड़ी आपको उसके अपनी स्पीड से तेज़ इसलिए लगती है क्योंकि आप खुद को रेस्ट पर तस्वर कर रहे हो, हालांकि आप खुद भी 5 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो। तो आपकी वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी एक दूसरे के साथ ऐड होंगी। So then the relative velocity is actually 10 plus 5, that would be 15 meter per second. Okay, ये तो थी relative velocity. This is not the topic here, but I wanted to explain it to you ताकि आपको ये टॉपिक ज़रा समझ में आ जाए। तो relative velocity मैंने आपसे कहा कि दोनों का अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका हम माइनस लेंगे, सही है, उनका हम डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पर v1 है और यहाँ पर हमारे पास v2 है।
तो रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन हो जाएगी v1 माइनस v2, ओके, और ये बराबर होगी v1 जो कि डैश है माइनस v2 जो कि डैश है बट विद ऑपोजिट साइन। ये इसी इक्वेशन से आया हमारे पास, ओके, विद ऑपोजिट साइन। अब समझते हैं कि क्या मतलब बनता है हमारा इसका से। ये बॉडी है एंड इट इज़ मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड एंड दिस बॉडी इज़ मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड। ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इस डायरेक्शन में आ रहा है। चूँकि ये तेज़ है तो ये कुछ वक्त के बाद इसके साथ पहुंच जाएगा, इससे टकराएगा। तो नेक्स्ट फ्रेम में आफ्टर द कोलिजन बॉडी ए की वेलोसिटी या अपनी वेलोसिटी उसको ट्रांसफ़र कर देगा, तो ये हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सचेंज कर देंगे ये दोनों एक दूसरे अपनी वेलोसिटीज़ को। ये अगर तो रेस्ट पर है तब तो तमाम की तमाम वेलोसिटीज़ को ट्रांसफ़र हो जाएगी, बट इफ़ दिस इज़ नॉट इन रेस्ट दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया है। दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। जो वेलोसिटी इसकी थी वो इसकी बन जाएगी, जो वेलोसिटी इसकी थी वो इसकी बन जाएगी। तो दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, और वो जो दूसरा है दैट वुड गो विद 10 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना चाहें तो 10 माइनस 5 बिफोर कोलिजन एंड 5 माइनस 10 आफ्टर द कोलिजन, so that is 5 and this one is minus 5 meter per second minus 5 meter per second. So the velocities, relative velocities are the same but with a different sign. फिर अगर तो आपसे पूछा जाए कि एक ख़ास आफ्टर द कोलिजन हमें वेलोसिटी फाइंड करें, अगर आपको चीज़ें दी गई हों बट आपसे मांगा जा रहा हो कि आफ्टर द कोलिजन या तो हमें v1 फाइंड करके दें या हमें v2 फाइंड करके दें, तो उसका अपना एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन तो आप लोगों ने रटा कर लेना है, ओके। इसकी बहुत लंबी चौड़ी डिराइवेशन है बट इस चीज़ को आप लोगों ने रटा कर देना है। सो v1 डैश इज़ इक्वल टू m1 माइनस m2 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आपका v1 है और यहाँ पर v2 जो है तो दैट इज़ 2m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1। ये असल में ये वाला जो चीज़ है ना तो ये हम यहाँ पर ले आए हैं, ओके, डिवाइडेड v2, लेकिन इसका आपने ख्याल रखना। देखिए यहाँ पर v1 है, यहाँ पर v2 है, फिर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आई होप मैंने इक्वेशंस राइट लिखी हूँ। असल में इस इक्वेशन को आप 5-6 दफ़ा लिख लें अपने साथ, और अपने साथ जो है तो वो स्टिकी नोट पर लिख के दीवार पर लटका दें। तो जब आप पेपर के लिए जा रहे हों तो आखिरी बार ज़रूर इस इक्वेशन को आप लोगों ने देख लेना है। अच्छा, इसमें फिर ये तो केस था कि जब दोनों बॉडीज़ मोशन कर रही हैं। अगर इस वाले केस के लिए जहाँ पर एक बॉडी रेस्ट पर थी उसके लिए अगर हम फाइंड करना चाहें तो देखें v1 आपके पास ज़ीरो होगा ना। इफ़ द बॉल इज़ एट रेस्ट तो फिर v2 आपके पास ज़ीरो होगा। तो ये वाली क्वांटिटी को जब आप ज़ीरो कर देंगे तो ये पूरा का पूरा जो क्वांटिटी है दिस, ये ही ज़ीरो बन जाएगा। तो v2 के लिए आ जाएगा हमारे पास 2m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये तब जब आपके पास बॉडी b बिफोर द कोलिजन ज़ीरो हो, ओके। और यहाँ पर ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 2m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। फिर आपने इस इक्वेशन को इस्तेमाल करना है, ओके। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस हैं जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है। केस नंबर 1, मास की बात की जा रही है। दो बॉडीज़ कोलाइड हो रही हैं और उन दोनों का मास अगर तो सेम है। ये पहला नंबर केस है, सही है। एक बॉडी है m1 और दूसरी बॉडी है m2। ये दोनों कोलाइड हो रहे हैं और इन दोनों का मास सेम है। होगा ये कि ये दोनों सिंपली एंड सिंपली अपनी वेलोसिटीज़ एक्सचेंज कर देंगे आफ्टर द कोलिजन। आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जाएगा ना कि v1 की जो है तो वो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है और v2 की वेलोसिटी 0 है। आफ्टर द कोलिजन क्या बनेगा?
आफ्टर द कोलिजन v1 0 हो जाएगा और v2 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, बिकॉज अगर तो मासेस सेम हैं देन दे सिंपली एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज़। केस नंबर 2 हमारे पास आ जाता है, ये 0 ना भी हो, अगर ये 2 मीटर पर सेकंड हो तो ये 2 मीटर पर सेकंड इधर आ जाएगा और ये 10 मीटर पर सेकंड उधर चला जाएगा आफ्टर द कोलिजन। सही है। अब केस नंबर 2 की तरफ जाते हैं, एंड केस नंबर 2 इज दैट इफ मास 1 इज ग्रेटर देन मास 2, सही है, और m2 इज एट रेस्ट। आपके पास एक बहुत बड़ा बाल है वो m1 है और एक छोटा बाल है m2, सही है, और m1 इसकी तरफ आ रहा है और ये जो है तो ये 0 पर है, ये रेस्ट पर है। तो आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, जो v1 होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो वही का वही होगा, और जो v2 है आपका वो होगा 2v1। ये बॉडी आएगी, इसके साथ कोलाइड करेगी, इसकी वेलोसिटी में नो चेंज आएगा क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, और इस चीज़ की जो वेलोसिटी है दैट वुड बी द डबल ऑफ दिस बिग मासेस वेलोसिटी। सही है। तो एग्जांपल से समझते हैं, इफ़ दिस इज़ मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड एंड दिस इज़ एट रेस्ट 0 मीटर पर सेकंड, सही है, ये v1 है एंड दैट इज़ v2। तो आफ्टर द कोलिजन v1 वुड बी स्टिल 10 मीटर पर सेकंड एंड v2 वुड बी 20 मीटर पर सेकंड। ये एमसीक्यू में आप लोगों से पूछा जा सकता है। केस नंबर 3, इन केस नंबर 3 आपसे ये लोग पूछ सकते हैं कि जो m1 है दैट इज़ रियली स्मॉलर देन m2 और m2 जो है तो वो एट रेस्ट है। ओके, ये होता इस तरह है कि आपके पास एक छोटा मास है और आपके पास एक बहुत बड़ा मास है। ये मास, इसकी जो v2 है दैट इज़ 0 मीटर पर सेकंड और इसकी जो v1 है दैट इज़ 10 मीटर पर सेकंड। ये है बिफोर द कोलिजन। सो व्हाट वुड हैपन आफ्टर द कोलिजन? आफ्टर द कोलिजन होगा ऐसे कि जो m1 की वेलोसिटी है v1 दैट वुड बी इक्वल टू v1 डैश द नेगेटिव ऑफ v1। मैं समझाता हूँ आपको। और जो v2 है दैट वुड बी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। 0 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं, या अगर तो आपको वेलोसिटी दे दी जाती है, यहाँ पर भी आपसे कह दिया जाता है कि ये लेट से 2 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, तो फिर इसकी वेलोसिटी वुड बी इक्वल टू v2 डैश और v2 बराबर होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये बनता है कि m1 जो कि बहुत छोटा मास है, ये जब इसके साथ टकराएगा तो ये वापस बाउंस बैक हो जाएगा विद द सेम वेलोसिटी जिसके साथ ये आया था, और m2 जो है तो उसकी वेलोसिटी में नो चेंज आएगा। अच्छा, इसमें एक टॉपिक हमने कल छोड़ा था, एक स्पेशल केस भी आप इसको कह सकते हैं। स्पेशल केस, when two bodies collide and then they move together। इसका मतलब ये बनता है कि आपके पास ये एक बॉडी है A एंड यू हैव दिस बॉडी B। ये एक दूसरे के साथ जब कोलाइड हुए तो आफ्टर कोलिजन हुआ ये कि ये दोनों एक ही बॉडी बन गए। इतने ज़ोर से ये लोग टकराए हैं कि ये दोनों विद द सेम वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी के साथ ये लोग ट्रैवल कर गए। ओके, सो फिर आपसे मांगा जाएगा कि ये वेलोसिटी कितनी है। इसकी अपनी वेलोसिटी थी v1 और इसकी अपनी वेलोसिटी थी v2, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि v डैश जो कि कॉमन वेलोसिटीज़ है दोनों की, वो क्या है। तो वो फाइंड करने का आपको मैं सिंपल डिराइवेशन से समझाता हूँ। इसके लिए इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें v चाहिए ना, तो हम इस बॉडी का मोमेंटम का फार्मूला लिख देते हैं, p इज इक्वल टू mv। ओके, अब इसका मास क्या है? मास तो इन दोनों का सम होगा ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं। दैट वुड बी m1 प्लस m2। ओके, और v जो है तो वो v आपसे रिक्वायर्ड है,
सही है, तो वो आप लिख दें। और मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम भी तो इन दोनों के मोमेंटम का सम ही होगा ना, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं। तो दैट वुड बी m1v1 प्लस m2v2, कि जो इन लोगों का मोमेंटम आ रहा था पहले से, तो ये उसका सम ही होगा। तो दैट वुड बी इक्वल टू m1 प्लस m2, ये और v। तो v को हम इस साइड पर छोड़ देते हैं, या v को हम इस साइड पर ले आते हैं। दैट वुड गिव यू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फार्मूला आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, यहाँ से आप लोग इसको डिराइव करके सिंपली इससे एमसीक्यू आप लोग सॉल्व कर सकते हो। दिस वाज ऑल अबाउट कोलिजन। इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर आ रहा है, एंड दैट इज़ अ वेरी लार्ज लेक्चर। तो उसमें मैं कोशिश करूँगा पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन को एक ही लेक्चर में कवर करूँ, एंड दैट लेक्चर वुड बी अपलोडेड ऑन माय सेकंड चैनल। तो इस चैनल पर सिर्फ यही लेक्चर था, एंड आई वांटेड टू गिव यू द अनाउंसमेंट। और फिर जो प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर है दैट वुड बी अपलोडेड ऑन हयांस क्लासरूम। तो उसको आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना है। इंशाल्लाह तमाम लेक्चर्स फिर उस पर आएंगे। अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।